गलत है। पर अब स्विट्जरलैंड के जिनीवा में बनाए गए लार्ज हैड्रन कोलाइडर जैसे एटम स्मैशर से हम पूरी कहानी जान सकते हैं। यहां सब एटॉमिक पार्टिकल्स 108 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से टकराते हैं और एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं कि आखिरकार अपने खोलों को तोड़ डालते हैं। आखिरकार इलेक्ट्रिक फोर्स के वो बादल दूसरे खोलों में घुस जाते हैं और इस तरह से फैलते हैं कि हमें सिर्फ एक दूसरे पर असर डालते बिना खोल वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि उनके बीच की एनर्जी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। फ्रैंक का मानना है कि जिस तरह आंखों का प्रोटेक्टिव चश्मा एक वेल्डर को वेल्डिंग की तेज रोशनी से बचाता है, उसी तरह खाली स्पेस अपने आप ही यूनिवर्स को कुदरती ताकतों की असली शक्ति से बचाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द बने खोलों को तोड़ना संभव होता तो हमने वैक्यूम के हर असर को खत्म कर दिया होता, मगर उसके साथ ही पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो जाता, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के बिना एटम्स और मॉलिक्यूल से बने उसके पूरे स्ट्रक्चर का कोई वजूद ही ना रहता। वैक्यूम में घूमती कुदरत की बुनियादी ताकतों को कंट्रोल करने वाली एनर्जी के बिना वो काबू से बाहर हो जाती और हमारा पूरा यूनिवर्स टूटकर बिखर जाता। पर यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इस कंट्रोलिंग कवर के अंदर इतनी एनर्जी कैद होनी चाहिए कि वो एक ऐसा विस्फोट कर सके जो आज तक के सभी विस्फोटों से ज्यादा भयंकर हो। इस लिहाज से खाली स्पेस विस्फोट के लिए तैयार बारूद का एक ढेर भी हो सकता है। में क्वांटम इफेक्ट से कितनी एनर्जी पैदा होनी चाहिए, तो आपको ऐसे आंकड़े मिलते हैं जो यूनिवर्स के फैलाव और उसकी बढ़ती हुई रफ्तार से मिले आंकड़ों से 10 से 120 गुना ज्यादा है। और ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि अगर एक के बाद 120 जीरो लगा दें तो वो नंबर कितना बड़ा होगा। एक के बाद 120 जीरो, ये एक इतना बड़ा नंबर है जो आपकी पूरी जिंदगी में आपके सामने नहीं आया होगा। ये एक फव्वारे या महासागर में मौजूद पानी की कुल बूंदों और यूनिवर्स में मौजूद कुल एटम से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनके कैलकुलेशंस के हिसाब से स्पेस में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो पूरे यूनिवर्स को भाप बनाकर उड़ा दे। पर हम अभी तक जिंदा हैं। नील और उनके कई कॉलीग्स का ख्याल है कि शायद वो थ्योरी और ऑब्जर्वेशंस में इतना ज्यादा फर्क होने की वजह जानते हैं। उनके मुताबिक हो सकता है पार्टिकल्स की ज्यादातर लहरें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हों। लहरों के कैंसलेशन को समझना काफी आसान है। अब एक लहर लीजिए जिसमें कई सारे उतार चढ़ाव हों, फिर वैसी ही एक दूसरी लहर लीजिए और उनके उतार चढ़ाव एक ही जगह पर लाइए। जहां उनके चढ़ाव आपस में मिलेंगे वहां वो ऐड हो जाएंगे, और जहां उतार आपस में मिलेंगे वहां वो ऐड तो होंगे पर नेगेटिव तरीके से। पर अगर एक चढ़ाव और एक उतार आपस में मिले तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक दूसरे को कैंसिल करने का यही फिनोमेना पार्टिकल्स पर भी लागू होता है। नील का ख्याल है कि यूनिवर्स में ऐसे पार्टिकल्स का एक और पूरा सेट मौजूद है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जो ऐसी लहरें बनाता रहता है जो हमारी जानकारी के पार्टिकल्स को कैंसिल करती रहती है। इस आइडिया को सुपर सिमेट्री कहते हैं। हर पार्टिकल की मिरर इमेज वाला एक पार्टनर भी है। अगर हमारे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हो सकता है कि सिलेक्ट्रॉन्स भी हों। अगर क्वर्क्स हैं तो स्वर्क्स भी होने चाहिए। और नील का सुपर सिमेट्रिक पार्टनर शायद स्नील होगा। अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो या तो आप एक वकील होंगे या फाइनेंस में होंगे या एक्टर होंगे, और मैं एक्ट नहीं कर सकता। पर स्नील या किसी दूसरी सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल वेव को ढूंढना एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग काम है। मैंने सुपर सिमेट्री को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और दूसरे कई तरीकों से ढूंढने की कोशिश की है, पर अभी तक कामयाब नहीं हो सका। अब या तो मैं उसे जल्दी से ढूंढ लूं या कई लोग कहने लगेंगे कि वो है ही नहीं। LHC को अभी तक सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स के कोई निशान नहीं मिले। अगर उनका वजूद नहीं है तो वैज्ञानिकों के लिए यह समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि खाली स्पेस में मौजूद एनर्जी ने अभी तक हमारे यूनिवर्स के चीथड़े क्यों नहीं उड़ाए। पर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि खाली स्पेस यानी नथिंग को एक दिन एक जबरदस्त उथल पुथल के साथ फटना ही फटना है।
और एक वैज्ञानिक ने तो यह भी अंदाजा लगा लिया है कि ये कब हो सकता है।